नजर हम कलाम हुई, आज की शाम तो तेरे नाम हुई। जाने क्या हो गया, मेरा दिल खो गया, बात तन्हाई की सरेआम हुई। यूं नजर से नजर हम कलाम हुई, आज की शाम तो तेरे नाम हुई। मिलके आंखें झुकी और प्यार आ गया, एक पल में मुझे एतबार आ गया। मिलके आंखें झुकी और प्यार आ गया, एक पल में मुझे एतबार आ गया। तेरे दीदार का शौक दूना हुआ, दिल की धड़कन वफा का बयाम हुई। यूं नजर से नजर हम कलाम हुई, आज की शाम तो तेरे नाम हुई। हुस्न यूं इश्क की बारगाहों में है, आज तो आसमां मेरी बाहों में है। हुस्न यूं इश्क की बारगाहों में है, आज तो आसमां मेरी बाहों में है। ये मेरी जिंदगी का नया मोड़ है, जो तसव्वुर में था दिल की चाह में है। एक मुलाकात में लहर जज्बात में, लहर अरमान की बेलगाम हुई। यूं नजर से नजर हम कलाम हुई, आज की शाम तो तेरे नाम हुई। जाने क्या हो गया, मेरा दिल खो गया, बात तन्हाई की सरेआम हुई। यूं नजर से नजर हम कलाम हुई। जी अच्छा गाया बुरा गाया है? देख लो, मुंह पे ना कहना मेरे कुछ। जी नाज़रीन, तो आपको वेलकम करते हैं उस शो में जिसका नाम है अरबाज औ मिलमान। तालियां बजा दीजिए। ये जो गाना था ये मुझ पर पिक्चराइज हुआ था। सैयद नूर साहब इस फिल्म के डायरेक्टर थे और इस फिल्म का नाम था बिल्ली। और इस गाने की जो कॉम्पोजिशन थी वो अमजद बॉबी साहब ने बनाई थी और वारिस बेग की खूबसूरत आवाज़ थी। असल में ये जो गाना है ना, ये मुझे उस एक गोल्डन एरा में ले गया, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक गोल्डन एरा, जिस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जो फिल्में थी वो बहुत बूम पर थी और बहुत अच्छी फिल्म्स बन रही थी, बहुत अच्छा म्यूज़िक था। और चलें हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह दोबारा वो वक्त आए कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी तरक्की करे। जी, अरबाज आओ मिलमाना। कहते हैं कि मेहमान जो होता है वो अल्लाह की रहमत होता है। जब कोई मेहमान आपके घर में आता है तो अल्लाह की रहमत चलकर आपके घर में आती है।
और फिर मुख्तलिफ इलाकों के लोग, मुख्तलिफ तहजीब व तमद्दुन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने तहजीब के मुताबिक, अपने कल्चर के मुताबिक अपने मेहमानों की खातिर तवाज़ा करते हैं। एक मरतबा मुझे इत्तफाक हुआ हुंजा में जाने का। मैं अपनी फिल्म की शूटिंग करने वहाँ गया था, मेरा यूनिट भी वहाँ पे था। तो वहाँ के एक मकामी जो हजरात थे उनसे मेरी अलग सेलेक्ट होगी, तो उन्होंने हमें दावत पर बुलाया। हम चले गए उनके घर पर। जब हम उनके घर पहुँचे तो हमने देखा कि उनके घर के बाहर, ड्राइंग रूम के बाहर और भी बहुत सारे उन्होंने जूते उतार के रखे हुए थे घर वालों ने। तो हमें भी अच्छा नहीं लगा कि हम जूतों समेत जाएं, लिहाजा हमने भी जूते वहीं उतार दिए और हम अंदर चले गए। खैर, उन्होंने जनाब हमारी बहुत खातिर की, बहुत तवाज़ो की, लजीज लजीज हमें खाने खिलाए। मकामी जो उनके खाने थे, दे वर डिलीशियस, द फूड वॉज जस्ट ऑसम एंड डेंटी। खैर, वो खाना खाने के बाद हम बाहर निकले तो हमने क्या देखा कि जो हमारे जूते थे, जो हमने इस रुख की तरफ उतारे थे, वो हमारे जूतों का जो रुख था वो अपोजिट तरफ था, यानी कि ताकि हमें पहनते वक्त दिक्कत ना हो या उनको सीधा ना करना पड़े। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जी ये भी हमारी एक मेहमान नवाजी का एक तरीका है कि हम अपने मेहमानों को इतनी दिक्कत नहीं देते कि वो अपना जूता पहनने के लिए नीचे झुकें या उसको टर्न करके पहने। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि क्या खूबसूरत ये एक तरीका है अपने मेहमानों से मोहब्बत की इजहार का। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, इसका हर सूबा बहुत खूबसूरत है, इसकी हर ज़ुबान बहुत खूबसूरत है, इसका हर कल्चर बहुत खूबसूरत है, इसकी तहजीब व तमद्दुन बहुत खूबसूरत है। और अल्लाह हमारे इस पाकिस्तान को इसी तरह सलामत रखे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला बढ़ाते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि अरबाज़ और मेहमाना, तो आज भी मेरे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत प्यारे प्यारे मेहमाना आए हुए हैं जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा। और फिर हमारा जो म्यूज़िक का सेगमेंट है वो भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। उन्होंने जनाब मेरा साथ दिया और ये पता नहीं अब मैंने कैसा गाया कि नहीं गाया, लेकिन ये तारीफ़ कर रहे हैं तो चलें, अच्छा ही होगा। तो और इसके अलावा जनाब हमारे पास कुछ पैकेजेस हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। बड़े खूबसूरत पैकेजेस हैं, मेहमानों से मिलवाएंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। जो हमारे मेहमान आएंगे आप उनसे बात कर सकते हैं, चिट चैट कर सकते हैं। और कुछ और भी हमारे बड़े इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स हैं। तो क्यों ना हम पहले अपने उस सेगमेंट की तरफ चलें जो हमने आपके लिए स्पेशली तैयार किया है, क्योंकि ये मेहमान नवाजी से ताल्लुक़ है इसका। तो हम आपको वो सेगमेंट भी दिखाएंगे, लेकिन क्यों ना हम उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक ले लें। तो हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। सो कीप वॉचिंग अरबाज़ आओ मेहमाना। जी तो वेलकम बैक टू द शो जिसका नाम है अरबाज़ आओ मेहमाना। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मेहमान नवाजी की और मेहमानों की। तो हमारे इलाकों के कुछ रवायती खाने भी बहुत मशहूर हैं। बलूचिस्तान के रवायती खाने हैं, सिंध के हैं, पंजाब के हैं, इसी तरह KPK के हैं। तो KPK की जब बात आती है तो यकीनन दुम्बा कढ़ाई और गोश्त जो है ना वो आपके जहन में आता है। हमारा आज का जो ये पैकेज है ये भी रवायती खानों के हवाले से है। इस्लामाबाद में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है खैबर डोडई रेस्टोरेंट। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इस रेस्टोरेंट में और देखते हैं कि वहाँ पर क्या मज़े मज़े का पकवान तैयार हो रहा है। लेट्स गो टू द सेगमेंट।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान शफ़क़त मलिक और K2 के सारे देखने वालों को और अरबाज़ खान साहब के शो के अरबाज़ और मिलवाना के सब देखने वालों को खुशामदीद। मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है, मेरा ताल्लुक़ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से है और पिछले 5 साल से हम लोग इस्लामाबाद के अंदर खैबर डोडे रन कर रहे हैं। इट्स अ पश्तो कुज़ीन फूड, जहाँ पे हमारी कोशिश थी, जो कॉन्सेप्ट था, चूँकि मैं ख़ुद और मेरे जितने भी हम लोग दोस्त आ रहे हैं, हम लोग फूडीज़ हैं, लाइक वी लव फूड, और हमारी आदत थी कि हम लोग पेशावर, स्वाबी और KP के डिफरेंट इलाकों में जाके बड़े शौक से शिनवारी फूड खाया करते थे। तो 2016 में ये कोशिश की कि खैबर पख्तूनख्वा के जो कल्चर है, जो फूड है, जो उनका कलेक्टिव ब्रदरहुड है, जो उनके तहज़ीब है, उसको पाकिस्तान से KP के से लेके इस्लामाबाद ला सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह की करम से हमने कोशिश की, वी ट्राई टू मेक अ प्लेस जहाँ पे फैमिलीज़, दोस्त और सब अहबाब आके KP का ट्रेडिशनल फूड इंजॉय कर सकें विद द एम्बियंस। और हमारी कोशिश के मुताबिक हमने पूरे खैबर डोडे का जो डिज़ाइन है, जो इंटीरियर है, वो सारा इस तरह से डिज़ाइन किया कि आपको वो फीलिंग आई कि आप पेशावर में बैठ के खाना खा रहे हैं। और हमारी कोशिश थी कि हमारा जितना भी स्टाफ है, जितना भी कुक है, जितनी स्पेशलिटी है, हम वो ऑथेंटिक गोश्त, ऑथेंटिक कढ़ाई, ऑथेंटिक जो शिनवारी का टेस्ट होता है उसको ला सकें। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ग्लैड कि पिछले 5 सालों में हमने बेहतरीन तरीके से अपने कस्टमर्स को सर्व किया, एंड ना सिर्फ सर्व किया बल्कि बेहतरीन फीडबैक मिला। और इसी कोशिश के साथ जो कि हमने की थी कि KP के कल्चर को प्रमोट कर सके, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की मदद रही, तो पाकिस्तान के बाकी इलाकों में भी KP का जो ऑथेंटिक टेस्ट है हम लेके जाएंगे। ज़ीशान शफ़क़त को इजाज़त दीजिए, खैबर डोडे हर कल राशा। जी तो वेलकम बैक टू द शो जिसका नाम है अरबाज और मिलमाना। तो कैसा लगा आपको नाज़रीन हमारा ये डोडे वाला सेगमेंट? अच्छा लगा ना? या क्यों नहीं अच्छा लगेगा जनाब, ये है ही बहुत अच्छा। और आप जाइए, अपनी फैमिली को लेकर जाइए खैबर डोडे रेस्टोरेंट में, यकीनन आपको बहुत मज़ा आने वाला है। नाज़रीन, जैसा कि हमने कहा था कि हमारे इस प्रोग्राम में काफ़ी सेगमेंट्स हैं जिसमें कि हम आपको, हमारी ये कोशिश होगी कि हम आपको एंटरटेन कर सकें, आपको हमारा शो अच्छा लगे। तो म्यूज़िक का जो सेगमेंट है वो स्टार्ट तो मैंने किया, लेकिन हमारे पास जो एक प्रोफेशनल इस वक्त सिंगर हैं, मैं उनको दावत देता हूँ अपने शो में। तो तशरीफ लाते हैं गुल भाई जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? Great to see you. Same here. Fan of you because जब फिल्में देखते थे, जब दौर था फिल्मों का, अच्छा, तो डेफिनेटली म्यूजिक से लगाव था, तो आपकी फिल्में और गाने, मैं वही बात कर रहा था ना कि वो जो एक एरा था म्यूजिक का ना, वो दैट वाज अ गोल्डन एरा। that was fantastic और क्या ख्याल बड़ा है? अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस हो रहा था। फिल्मों का अरूज एक दफ़ा दोबारा से हुआ था और फिर उसके बाद चले अभी कोई तक- नहीं सर, इंशाल्लाह वो वक्त दोबारा आने वाला है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, दोबारा हमारी फिल्म जो है ना वो बहुत कामयाब होंगी और हर चीज़ जो है ना वो इंशाल्लाह अपनी एक सिमत में चलेगी। बट एक अच्छी बात कि आपने कंटिन्यू रखा, लाइक स्विच किया थोड़ा सा पश्तो फिल्मों की तरफ, तो वो भी हम ऑब्वियसली देखते रहते हैं। तो अच्छा लगा कि मतलब क्योंकि आर्टिस्ट जब एक चीज़ छोड़ देता है ना, अपनी हिम्मत छोड़ देता है ना कि हाँ यार ये तो अब एक इंडस्ट्री ख़राब होगी तो अब मैं कहीं और नहीं जाऊँगा, बस मैं ख़त्म हो गया। तो लेकिन एक चीज़ जो करेज आपने लाइक दिखाई और कि दूसरी तरफ स्विच किया और माशाल्लाह अभी भी कर रहे हैं, तो दैट इज़ नहीं, फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच। असल में बात ये कि इंसान हारता तब है जब वो हार मान लेता है। एग्जैक्टली। तो जिंदगी जो है ना वो तो एक तगोदौ का नाम है, यू हैव टू कीप स्ट्रगलिंग। तो एक बैड पैच आता है और इंसान, मेरा ख्याल है कि उसी में ज़्यादा सीखता है। जी तो एग्जैक्टली। अल्हम्दुलिल्लाह वो बैड पैच इज़ नाउ ओवर और इंशाल्लाह वेरी गुड, वेरी ब्राइट फ्यूचर इज़ कमिंग अहेड। तो माशाल्लाह। इंशाल्लाह होपिंग फॉर द बेस्ट। Anyway, क्या सुना रहे हैं हमें आज? दिल तो बहुत कुछ सुना, दिल कर रहा है कि आज प्रोग्राम में सारे आपके ही फिल्मों के गाने गाऊँ। तो कोशिश करता हूँ एक गाना जो वन ऑफ माय फेवरेट, बहुत ज़्यादा गाया है शोज़ में और लोगों ने बहुत पसंद किया था, बाकायदा रिक्वेस्ट, क्योंकि गाने तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हम उसको कंसीडर करते हैं जिसकी रिक्वेस्ट आती है। तो इस गाने की हमें काफ़ी रिक्वेस्ट आती थी जब मैंने स्टार्ट किया बिल्कुल सिंगिंग, तो मतलब वो थोड़ा सा वो टाइम चला गया था फिल्म का, लेकिन क्योंकि गाने जो होते हैं वो हमेशा याद रहते हैं। तो ये गाना और एक और गाना हो सके तो मेरा एक काम करो, हाँ, उसकी वो भी उसकी बहुत तो अभी तक लाइक कभी कभी जो प्राइवेट इवेंट्स होते हैं, वैसे कॉन्सर्ट्स में तो नहीं, उसमें तो हम अपनी मर्ज़ी का सुनाते हैं, लेकिन जब हम गैदरिंग्स करते हैं और बड़े लाइक और टाइप के मतलब सिलेक्टेड से जो हम इवेंट्स करते हैं, फिर उसमें जो होता है उस टाइम के जो लोग होते हैं जिन्होंने मेमोरीज होती हैं उनकी फिल्म के साथ, गानों के साथ, तो वो फिर रिक्वेस्ट करते हैं इन गानों को। तो चले आज अब क्या सुना रहे हैं हमें? आप बताएं क्या सुनो? नहीं, आपकी मर्जी। देखा चेहरा या आपकी मर्जी।
अच्छा नहीं, मेरे ख्याल में कौन सा वाला? ठीक है। कलियां खिला देती है एक मुस्कुराहट तेरी, कलियां खिला देती है एक मुस्कुराहट तेरी। टम टम तरररर। कलियां खिला देती है एक मुस्कुराहट तेरी, नगमे जगा देती है मिसियाहट तेरी। तेरे बिना ये जहां बेरंग सारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। ये भीगी जुल्फें तेरी जैसे चमन में घटा, ये भीगी जुल्फें तेरी जैसे गगन में घटा, ये महकी सांसें तेरी जैसे चमन में हवा, तेरे नजर जो तूने मारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। जबरदस्त, क्या बात है जी, जबरदस्त। बहुत सालों के बाद गाया है, थोड़ा सा बहुत मुझे खूब। नहीं लग रहा था कि मैं गा पाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पहली फिल्म की शूटिंग हो रही है और मैं वहाँ पर हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Took me back, you know, to that era, golden era. अच्छी यादें तो कभी भी आपको आती हैं तो अच्छा, कहीं आपको और पता है ले कि जाती हैं। मुझे म्यूजिक ने बहुत सपोर्ट किया। मैं माशाल्लाह देख रहा था आप जो स्टार्ट में गाया तो लकीली I ये was गाना amazed। पहली फिल्म में आया, उसके बाद फिर दूसरी फिल्म में हो सके तो मेरा एक काम करो। जी जी, म्यूज़िक की सपोर्ट देखिए, मेरा ख्याल है हमसाया मुल्क में 100% सपोर्ट जो होती है ना आपको म्यूज़िक देता जी है। हाँ। आपका जो ट्रेलर होता है और आपका जो थीम सॉन्ग होता है वो बहुत सपोर्ट करता है। और ये दोनों गाने जो थे ना, ये अमजद बॉबी साहब की कॉम्पोजिशन जी में जी, थे। माशाल्लाह, अल्लाह जन्नत नसीब करे। बहुत खूबसूरत कंपोजिशंस थी उनकी, बहुत सारे गाने हैं उनके जो मुझे याद है और दिल करता है। लेकिन ये कि क्यों अभी थोड़ा माहौल चेंज हो गया, वो लाइक यूथ भी अब और टाइप के गाने सुनती है। जो हमारी एज के लोग हैं वो तो डेफिनेटली उनको तो पता है। तो अभी तो मेरे ख्याल में न्यू जनरेशन को तो फिल्मों का भी नहीं पता, ना म्यूज़िक डायरेक्टर्स का पता है, उनको बस अभी यही रॉक सीन ही पता है। अच्छा, उन फिल्मों का अपना एक मजा होता था, आपको पता है? जो डेफिनेटली फ्राइडे को रिलीज होना और 3 बजे के शो में पूरे मतलब है कि वहाँ पे एक प्रीमियर शो होता था जी जी। और पूरी वहाँ पे कास्ट आया करती थी
और वो जो फिर हल्ले गुल्ले में वो जो लोगों का एक हजूम, और फिर वो एक हजूम में वो टिकट लेना, और एग्जैक्टली तो और कोई स्पॉन्सर्ड नहीं होती थी वो फिल्म, एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो स्पॉन्सर्ड फिल्म नहीं और होती उस थी। तरह से प्रमोशंस भी नहीं होती थी, लाइक जितना अभी फास्ट है दौर, बहुत सारी मीडियम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस पर बहुत जल्दी प्रमोशन हो जाती है। लेकिन उस टाइम में इन चीज़ों का सर्वाइव करना बड़ा जो है, लेकिन क्योंकि लोगों की इंटेंशन थी एंटरटेनमेंट ही यही थी बेसिकली, तो लाइव शोज़ तो इस तरह कॉन्सर्ट्स नहीं होते थे, तो फिल्म्स जो होती थी वो बेसिक इंटरटेनमेंट होती थी। ईद पे लगती होती थी फिल्में, इंतज़ार करते थे लोग, और फिर इवन मैं क्योंकि म्यूज़िक फाउंडर था तो इंतज़ार रहता था, वो काउंटडाउन चलता था फिल्मी, तो मुझे याद बॉक्स है ऑफिस एक प्रोग्राम उस वक्त चलता जी, जी। होता था, ये फिल्मी नंबर्स के हवाले जी से। तो एग्जैक्टली वो भी बड़ा यही जबरदस्त। नंबर जो थे, यही जानू सुंदरा, और फिर उसके बाद ये वाले गाने आए, फिर हो सके तो मेरा एक काम करो, फिर वारिस बे के एक दो और गाने थे, लाइक वो काफ़ी चलते रहे, बड़ा अच्छा टाइम था। अपना बताइए, आपकी इंस्पिरेशन म्यूजिक में कौन है? यार इंस्पिरेशन मेरी जो है लाइक वैसे तो मैं इंस्पायर तो हूँ नुसरत साहब से और मैडम से, लेकिन मेरी गायकी टोटली डिफरेंट है बिकॉज मैडम नूरजान। जी अरे क्या तो बात मेरा है फर्स्ट जो यार। एल्बम था मैंने उनको ट्रिब्यूट किया था, तो मेरी कोशिश यही होती है अभी तक जितने भी पुराना म्यूज़िक उसको थोड़ा सा रिवाइव करूं और कुछ न्यू म्यूज़िक के साथ, लेकिन मेरी ये होती है कि मैं मेलोडी को नहीं छेड़ता, जो असल मेलोडी होती है म्यूज़िक के साथ प्ले कर लेता हूँ, लेकिन जो मेन मेलोडी होती है उसको मैं नहीं। अभी तो आप देखते हैं ना, स्थाई उठाते हैं और अंतरा कुछ और ले जाते हैं, और ये थोड़ी सी ज्यादती होती है मेरे ख्याल में। चलो जी, गोल भाई हमारे साथ हैं, इनके साथ अब भी हमारा प्रोग्राम चलेगा, हम इनसे अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे और इनसे अच्छे अच्छे गाने भी सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, तो हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। बट कीप वॉचिंग अरबाज आओ मिलमाना। तो वेलकम बैक टू द शो जिसका नाम है अरबाज आओ मिलमाना। जी तो नाज़रीन, अब वक्त हुआ चाहता है कि हम अपने मेहमानों को बुलाएं। तो आज के जो मेरे पहले दो मेहमान हैं वो दो भाई हैं, और दे आर रनिंग एन एडवर्टाइजिंग कंपनी प्लस कंटेंट राइटिंग कंपनी। तो मैं बुलाता हूं सुलेमान खालिद एंड हसन खालिद। जी खालिद ब्रदरान, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग अस। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। कैसे हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। आप जी कैसे हैं? आप दोनों भाई हैं माशाल्लाह। बिल्कुल जी। और रऊफ खालिद साहब के बेटे हैं, साहब साहब हैं। जी जी। वाह वाह वाह, ये तो और खुशी की बात है। आज वो हम में नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, और आप लोगों को ऐसा देखकर वो यकीनन बहुत खुश हुए। थैंक यू वेरी मच। तो क्या हो रहा है, ज़रा ब्रीफ करें हमारे नाजरीन को, बताइए कि रनिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी तो समझ में आता है, ये कंटेंट राइटिंग कंपनी क्या होता है? तो एडवर्टाइजिंग के अंदर ही कंटेंट, ऑब्वियसली कंटेंट जनरेट करना पड़ता है कि जो इश्तिहार आपका चलता है उसके पीछे आइडिया क्या है, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट आपका होता है, तो वो भी हम खुद से जनरेट करते हैं। तो उसको बेसिकली जो भी चीज़ आप दिखाते हैं, या वो सोशल मीडिया पे हो या वो टीवी पे हो, उसको फिर आप कंटेंट कहते हैं, या वो वीडियो कोई ग्राफिक डिज़ाइन हो या एनिमेशन हो, तो उसके पीछे जो राइटिंग होती है, जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होता है, स्क्रिप्ट जिस पे लिखते हैं, तो वो बेसिकली कंटेंट राइटिंग होता है। तो आपने क्यों यही प्रोफेशन चूज़ किया? आप बड़े हैं, ये बड़े? मैं बड़ा हूँ। अच्छा, तो पहले इस फील्ड में कौन आया? पहले हार्ड टू से, क्योंकि सुलेमान प्रैक्टिस बहुत करता था बचपन से, और मैंने इसकी एजुकेशन हायर एजुकेशन में शुरू की थी। ए लेवल्स में मैंने मीडिया स्टडीज़ यूज़ किया था, और फिर यूनिवर्सिटी में फिल्म एंड वीडियो थ्योरी एंड प्रैक्टिस। मतलब ये अपनी मर्जी से है कि आपने इनको फोर्स किया? नहीं, अपने दोनों अपनी मर्जी से जी। हैं। अच्छा। हाँ।
तो कहाँ से आपने आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ से है? मेरी ईस्ट लंदन से है और ईस्ट लंदन यूनिवर्सिटी अच्छा, ईस्ट लंदन, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, और ये सुलेमान अच्छी बात है। देखें ना, अमूमन होता ये है कि हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं और जब किसी मतलब काबिल हो जाते हैं तो यकीनन हम लोग दूसरे ममालिक में जाके उनको सर्विसेज देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने सीखा वहाँ से और सर्व करने अपने मुल्क में आ गए। यकीनन दिस इज समथिंग टू बी एक्नॉलेज्ड। डेफिनेटली। थैंक यू। तो क्या हो रहा है सर, पाइपलाइन में क्या है आजकल, क्या हो रहा है? तो अभी रिसेंटली है हमने शुरू किया था यही जो कंपनी हम चला रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बिन गोइंग रियली रियली वेल। सब कुछ हमें काम भी मिलता जा रहा है और जिन लोगों के साथ हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली है काम करने के लिए, बहुत ही अच्छे टैलेंटेड लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं। और ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हमारे बहुत मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं। तो हम वीडियो प्रोडक्शन भी करते हैं, उसके साथ फिर 2D और 3D एनिमेशन भी दोनों वो भी साथ साथ चला रहे हैं, और उसके ऊपर भी फिर इलस्ट्रेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो उसमें काफ़ी मुख्तलिफ सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं और इसी तरह से काफ़ी डिफरेंट एरियाज़ में हमारा काम चलता जाता है। तो आगे चल के क्या सोचते हैं कि फादर की लेगेसी को लेकर चलेंगे? उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, आपको अगर याद हो, जी 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 लाज। जी। रऊफ खालिद साहब नाजरीन किसी तारों के मोहताज नहीं, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, बड़ा सरमाया, बड़े अच्छे राइटर। फिर एक उन्होंने कश्मीर पर भी एक ड्रामा शायद बनाया था, बिल्कुल, दो अंगारवादी। बनाए थे। अंगारवादी। जी हाँ, जो कि बहुत हिट हुआ था और बहुत ज़बरदस्त वो ड्रामा था। फिर उसके बाद उन्होंने एक फिल्म बनाई जो कि बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। तो आप इस तरफ आएंगे ड्रामा या फिल्म प्रोडक्शंस की तरफ? मेरे ख्याल में ये थोड़ा लॉन्ग टर्म गोल है हमारा। लॉन्ग टर्म गोल हमारा इस तरह होगा कि हम उस तरफ भी आएँ। हम क्योंकि वन वे और द अदर लाइक एडवर्टाइजिंग जो है, जी। और समहाउ वन वे और द अदर बोथ आर रिलेटेड, There- फिल्मोग्राफी और जी, ये जो क्योंकि है। दोनों में स्टोरी टेलिंग होती है कि आप जो अपना मैसेज पोर्ट्रे करना चाहते हैं वो आप किस ड्यूरेशन का इशू है ना, मतलब ड्यूरेशन का है। जो ऐड है उसमें एक ड्यूरेशन थोड़ी स्मॉल होती है, जी। फिल्म में थोड़ी सी इलैबोरेटेड होती है। जी। उसमें थोड़ा सा जो है ना वो लार्जर देन लाइफ आ जाता है, कैनवस ज़रा बड़ा हो जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हमारा ये इरादा है कि अभी तो हम फिलहाल करियर हमारा जो चल रहा है वो एडवर्टाइजिंग की तरफ ही हो, लेकिन एज आवर एक्सपीरियंस ग्रोज अगर हमारी फर्म बढ़ती जाए और ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स फिर हम देखेंगे कि हम उस स्टोरी टेलिंग की तरफ भी जाएं, इस तरह ड्रामा वगैरह की तरफ। ठीक है जी, सुलेमान और हसन हमारे साथ हैं और इनके साथ बातें होती रहेंगी। तो यहाँ पर हम एक और अपने मेहमान को बुलाते हैं। उससे पहले मेरा ख्याल है हमारे साथ एक कॉलर है, तो चलकर उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम जी, अरबाज खान, अस्सलाम वालेकुम। आप जी। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अपना नाम बताइएगा और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं तो इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। इदरीस खान, इदरीस असर मेरा नाम है। असल में मैं चाह रहा था, एक तो आपको देखा, आप हमारा सॉफ्ट इमेज दुनिया को दे रहे हैं और बहुत बड़ा किरदार आप अदा करें। यू आर आवर एम्बेसडर, ठीक है? बहुत शुक्रिया जी। दूसरी बात यह है कि आप बहुत बड़े आदमी के फर्जंद हैं, आसिफ खान साहब के, और मैं हैरान हूँ कि किसी भी प्रोग्राम में उनका जिक्र होना चाहिए, बिकॉज ही हैज कंट्रीब्यूटेड ए लॉट टू पश्तो एंड उर्दू सिनेमा। तो ऐसे लोग हमारे लेजेंड हैं और हम दूसरे मुल्कों के हीरोज को तो याद रखते हैं, हमें अपने लोगों को भी याद रखना चाहिए। तो बड़ी खुशी हुई आपको देख के। मैं बड़ी मुश्किल से कॉल मिला मुझे, असल में बड़ी ट्राई की और ट्राई मैंने आपके लिए की। बहुत शुक्रिया तो जी वही आपकी मोहब्बत का, आपकी हौसला अफजाई का, और आपने आसिफ का जिक्र किया तो यकीनन बहुत बड़ा नाम है हमारी इंडस्ट्री का और हयात है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह, और यकीनन बिल्कुल, एक बहुत बड़ा नाम है जिस पर हम जितना भी फख्र कर सके तो कम हमारे होगा। और सारे- इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि वो किसी प्रोग्राम में आए तो आपकी उनसे जरूर ले आए मुलाकात भी उनको। करूँगा। वो पश्तूनों के हीरो है, फिर उर्दू के भी हैं, लेकिन वो हमारे हीरो हैं बदर मुनीर साहब, और वो तो बड़ी खुशी हुई। और आप हमारे सॉफ्ट इमेज दुनिया को देते हैं, और जो आपके साथ दो यंग बच्चे बैठे हैं रऊफ खालिद साहब के, ये वही हमारे पश्तून भाई हैं। वी आर प्राउड ऑफ यू एंड बड़ा अच्छा लगा आप को देख के, और अल्लाह करे आप इसी तरह हमारा सॉफ्ट इमेज दुनिया को देते रहें। तो कीप इट अप और खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। और बड़ा जो है ना अच्छा लगा। तो मैंने कहा, बड़ी कोशिश से मिली, बड़ी ट्राई की मैंने, आई नेवर कॉल्ड, लेकिन मैंने आज आपके लिए फ़ोन किया है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और हम उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरह हमारे प्रोग्राम में आते रहिए और कॉल करते रहिए और अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहिए। थैंक यू सो मच।
जी नाज़रीन, ये तो हमारे कॉलर थे, तो मैं कह रहा था कि अब हम बुलाते हैं अपनी नेक्स्ट एक मेहमान को, मिल्मा को। और ये जो हमारी लेडी आर्टिस्ट हैं, ये इनका आर्ट बड़ा यूनिक सा है। और ये क्या करती हैं कि ये डिफरेंट कोई भी जो टेक्सचर्स होते हैं या कोई भी जो पेबल्स ले लें या कोई भी जो आम सी चीज़ें होती हैं, उनको एक्यूमुलेट करके तो वो अपना आर्ट जो है उसमें से डेवलप करती हैं। कुछ नाम लिखते हैं, कुछ फीचर्स डेवलप करते हैं। तो बड़ा यूनिक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा इनका ये आर्ट है। तो आइए चलकर उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। तशरीफ लाती हैं शाजिया नवाब। जी शाजिया, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। इट्स रियली अ प्लेजर टू हैव यू विद अस। और मैं भी आपका वो देख रहा था काम, तो क्योंकि मैं भी NCA से पढ़ा हुआ हूँ, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से। सो वन वे और दी अदर मुझे भी इन चीज़ों की समझ है कि ये बड़ा बारीक है और बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। बिल्कुल सही, डिफरेंट काम और है। जो सबसे जो अच्छी चीज़ है कि वो आप कोई भी जो चीज़ है जिससे कि हम बिल्कुल ऐसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको आप टू मेक यूटिलाइज करते हैं। तो सर ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि एक्चुअली हमारा जो है आर्ट है मोज़ेक आर्ट। आपने सुना होगा नाम मोज़ेक आर्ट है, लेकिन मोज़ेक में वही चीज़ आती है जैसे आप कह रहे हैं कि कोई भी वेस्ट मटेरियल को यूटिलाइज़ करके कोई यूजेबल प्रोडक्ट बनाने को मोज़ेक आर्ट कहते हैं। लेकिन हमारा जो बेसिक है स्पेशलिटी है वो मार्बल मोज़ेक के ऊपर है। अच्छा, मार्बल्स के। जी, हमारे पाकिस्तान में जितने भी नेचुरल कलर्स ऑफ मार्बल हैं हम उनको यूटिलाइज़ करके प्रोडक्ट बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जैसे फ्लोरिंग हो गए, नीशेस हो गए, फर्नीचर से रिलेटेड, एक्सटीरियर इंटीरियर से रिलेटेड हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हम ट्रेनिंग भी देते हैं इसकी। और मेरा स्टूडियो एक छोटा सा आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज तो इस्लामाबाद आपने में। कहाँ से ये सीखा? सर मैंने सीखा था तकरीबन ये एक प्रोजेक्ट था यूनिडो का, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो उसकी मैंने एक वर्कशॉप की थी 3 मंथ्स की। उसके बाद फिर मैं इंडिया गई थी एज ए एक्सपोजर विजिट पे। तो वहाँ पे मैंने कुछ, आपको पता है ये मुग़ल दौर के जितने भी पैलेसेस हैं उसके अंदर ये काम हुआ है मोज़ेक आर्ट। तो वहाँ से मैंने काफ़ी इंस्पिरेशन लेके वहाँ से मैंने सीख के आके फिर मैंने अपना एक छोटा सा स्टूडियो एक सेटअप बनाया हुआ है। ज़रा ये हमारे नाज़रीन को दिखाएंगे आपका ये जो आर्ट है, ये जो आपने किया है? जी बिल्कुल। दिखाइएगा जी। इसमें देखें, इसमें हैं कुछ कैमरा को कुन दिखाइए। फायकुन लिखा हुआ है। ज़रा साइड ठीक है। पे थोड़ा सा ये हाँ नहीं, थोड़ा साइड से ऐसे पकड़ेंगे ना तो नज़र आ जाए। जी, जी ये इसमें देखें कुन फायकुन लिखा है। इसमें हमने जो यूज़ किया है अंदर जो कैलीग्राफी के लिए हमने यूज़ किया है ये मार्बल है। इसको जो है हमारा पर्लिनो कलर जो है, जो बहुत मोस्टली फ्लोरिंग के लिए यूज़ होता है, वो हमने यूज़ किया है। इसके अलावा जो बैकग्राउंड में हमने जो स्टोन यूज़ किए हैं, ये आम जो बजरी होता है उसको हमने यूज़ करके इस तरह के प्रोडक्ट बनाए हैं। तो ये आपने किस चीज़ के साथ ग्लू किया इसको? ये जर्मन ग्लू, वाइट ग्लू के साथ पेस्ट white होता glue के है जी। पहले हम स्केच करते हैं, उसके ऊपर फिर हम पेस्टिंग करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे स्टूडेंट बनाते हैं। तो बड़ी चीज़ें जो होती हैं हमारी पहले इसका कोई आप रफ स्केच बनाते हैं? आप रफ लिखते स्केच हैं? होता है जी उसके सर। बाद फिर पहले इसको- हम स्केच करते हैं, उसके ऊपर फिर हम ये काम करते हैं। जो हमारी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे फ्लोरिंग के लिए हम बनाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम स्केच करते हैं, उसके ऊपर फाइबर नेट हम यूज़ करते हैं जो फाइबर ग्लास के लिए यूज़ होता है वो, उसके ऊपर हम बनाते हैं। फिर जब उसको फ्लोरिंग में फिक्स करना होता है, लाइक जब मार्बल या टाइल जो भी लगाते हैं, उसके साथ फिर उसकी फिक्सिंग हो जाती है ईजीली। ये और भी दिखाइएगा, मुझे दे दीजिए। इसके अलावा ये है, ये टोटली मार्बल के ऊपर है। तो और रज़ा को लिखा हुआ है, तो ये भी स्टूडेंट का काम है हमारा। और इसके अलावा जो है टोटली मार्बल के ऊपर जो है वो मैं उठा नहीं सकती क्योंकि ये थोड़े से हेवी हैं। ये छोटी मैं चीज़ अब मैं उठा। ये हाँ, और ये मेरा ख्याल कलमा लिखा हुआ है। ये हाँ जी सर, जी हाँ। वो ये कुछ ये आप डिफरेंट देख से सकते हैं प्रोडक्ट नाज़रीन, हैं। कितनी खूबसूरती से और कितनी नफासत से जो है ये इन्होंने बनाया है। जी जी, इसके अलावा ये हैं जैसे मार्बल के ऊपर है टोटली, इसमें मार्बल हमने यूज़ किए हैं। ये सारे नेचुरल कलर हैं, इसमें कोई भी डाई शाई हमने यूज़ नहीं किया हुआ है। तो इसमें जैसे वॉल पे लगाने के लिए एज डेकोरेशन पीस आप इसको वॉल पे लगा, नेचुरल चीज़ें एक आप अपने घर में आप इसको लगा सकते हैं आराम से। अगर कोई कोरोना लगा हुआ घर बना, को बनाने में सर इस डिपेंड के डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके वजह से कितना ये time चीज़ें ये 3 डेज़ लगते हैं इसको बनाने में। 3 दिन। जी सर। तो इसके अलावा कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं। तो जी। बहुत हैवी, ये हमने कुछ नई चीज़ें बनाई हैं। ये सारी नेचुरल कलर्स ऑफ मार्बल हैं।
इसमें हमने क्या किया हुआ है कि जो मार्बल हैं उसको हमने स्प्लिट करके 3D लुक दिया हुआ है इसमें। उसको काट के हैंड टूल्स हम यूज़ करते हैं कटिंग के लिए, उसको काटते हैं, उसके ऊपर जो रफ टेक्सचर होता है उसको ऊपर करके इस तरह के प्रोडक्ट हमने बनाए। ब्यूटीफुल जी, क्या बात है, बहुत इसके अलावा ये जबरदस्त। टेबल टॉप है, ये तो उठा नहीं सकते हैं, काफ़ी हेवी होते हैं क्योंकि वो भी हम stone दिखा होते देंगे हैं, अपने that's नाज़रीन why। को। जी नाज़रीन, हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, हसन है, सुलेमान है और गुल भाई हैं और शाजिया जी बैठी हुई हैं, तो इनसे ये गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा। तो यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, मगर कहीं मत जाइएगा, प्लीज स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग अरबाज आओ मेलमाना। न तू आएगी, ओ न तू आएगी, न तू आएगी, ना ही चैन आएगा, न तू आएगी, ना ही चैन आएगा, मेरे आंगन की हरी बेलों का पत्ता पत्ता सूखता जाएगा, ना तू आएगी, ना ही चैन आएगा, ना तू आएगी, ना ही चैन आएगा। का भेद खुल जाएगा, ना तू आएगी, ना ही चैन आएगा, ना तू आएगी, ना ही चैन आएगा, मेरे आंगन की हरी बेलों का पत्ता पत्ता सूखता जाएगा, ना तू आएगी, ना ही चैन आएगा, ना तू आएगी, ना ही चैन आएगा। ब्यूटीफुल, रैंडमली बस हमने ब्यूटीफुल, एकदम से मैंने कहा यार कोई वाइटल साइंस और फिर आपने एक याद दिला दी हमें जुनैद जमशेद भाई की। जी, जुनैद भाई, वी रियली मिस यू, ये रियली वी रियली मिस यू। और आप जहाँ भी हैं हमें यकीन है कि आप बहुत खुश हैं। इंशाल्लाह। देखें ना, आप आज भी आपका जिक्र होता है और बड़े अच्छे अल्फाज में होता है। देखिए ये अच्छाई वो रह नाम है जाती जो कि पायनियर्स हैं पाकिस्तान में जो जी, जी। म्यूजिक के। जी जी और फिर उसके बाद ये जो गाना है ये डायरेक्ट किया था शुएब मंसूर साहब ने। जी, शुएब साहब ने बहुत शुएब अच्छी साहब एक बहुत वीडियोस। बड़ा नाम है हमारे मुल्क का, और जब भी उन्होंने कोई काम किया है तो इट्स जस्ट हैव बीन मार्वेलस। नो डाउट, नो डाउट। ही वाज अ आर्टिस्ट मेकर एक्चुअली, लाइक अभी तो हर कोई कहता है मैं आर्टिस्ट हूँ और बन जाता है, लाइक पहले आर्टिस्ट को प्रोड्यूस किया जाता था, उसको बनाया जाता था, क्योंकि आर्टिस्ट अकेला कुछ नहीं इट होता। वाज अ माइलस्टोन। अल्फा ब्रावो चार्ली बनाया, इट वाज अ माइलस्टोन। नो डाउट। फिर एक और प्रोग्राम था जो डिफरेंट कंट्रीज में उन्होंने बनाया था, जी जी, वो ट्रैवलिंग के हवाले हाँ, से, जस्ट हाँ, फॉरगॉट इट नेम। कुछ कुछ ज़हन में आता। हाँ, वो भी एक ज़बरदस्त। फिर एक फिल्म बनाई, वो भी ज़बरदस्त। फिल्में तो मेरे ख्याल 2-3 बनाई हैं। जी जी जी, तो क्या बात है जी, आप हमें फिर एक खूबसूरत एरा में ले गए हैं। एंड थैंक्स फॉर मेस्मराइजिंग दीज ब्यूटीफुल मेमोरीज। माय प्ले। जुनैद भाई के लिए तालियां लीजिए जी। हसन एंड शहजाद, जी बिल्कुल। म्यूजिक से है कोई लगाव? इतना कुछ नहीं। क्यों ज़्यादा- यार? ज़्यादा हमारा उस तरह कैमरे के पीछे ही है। नहीं मतलब थोड़ा सा एक वो एक्सकर्शन तो होती होगी ना, राउंड द क्लॉक काम कर करके, तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए कुछ तो क्या एक्टिविटीज होती है? मतलब म्यूज़िक बस वो दूसरे लोग संभालते हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा, अपनी आप कह रहे हैं हॉबीज, कि- मतलब फिल्म से फिल्म देखना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, क्या कोई गेम में ज़्यादा इंटरेस्टेड है अदर देन दिस योर प्रोफेशन? मेरे ख्याल में फिल्में देखना ही काफ़ी पसंद है, क्योंकि वही वापस प्रोफेशन की बात आ जाती है, लेकिन बस हमारे यही हॉबीज़ हैं। आप भी ऐसे ही हैं? जी, वी बेसिकली हमने अपनी हॉबीज़ को एक करियर बना दिया है, तो अब दोनों चीज़ें। अच्छा, ये आइडिया किसका था कि आप पढ़े बाहर से अब्रॉड, आपने अपनी सारी क्वालिफिकेशन की, और ये फैसला किसका था कि हम मुल्क में जाके तो अपनी मुल्क को सर्व करेंगे? ये फैसला किसका? दोनों मेरे फैसले थे वाकई? जी। सुलेमान भी बाहर से पढ़ के आया था। अरे क्या जी, मेरा भी मैंने बाहर फिर काम भी किया यूनिवर्सिटी के बाद 2 साल उधर ही लंदन में प्रोडक्शन एजेंसी में काम किया है, लेकिन बस वहाँ पे मैंने 7 साल भी गुजारे हैं इंग्लैंड में,
लेकिन बस दिल कभी नहीं बैठा। फिर अरे शुरू से ही इरादा था कि क्या वापस बात है आऊं। जी, रूट्स तो यही की है ना, है तो जी, आप बिल्कुल। पाकिस्तानी ना, इसी इसी सॉइल से हैं, तो बस मैंने डिसीजन ले लिया कि वापस अपनी अपनी जो मिट्टी है वो खींचती है। आऊं। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर हैं तो उनसे बात करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अरबज खाना जी वालेकुम सलाम। जी संगे छे तबेती शेवी आओ जी से बिल्कुल खैन तासु संगे। ऐसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जो परुंदा तो सा प्रोग्राम गोरम माते देर 15 कई उर्दू की पम ये खबर कोम कि दा उर्दू प्रोग्राम हम दी ओ पख्तो नु बे पख्तो दा और sta देर दा परुंदा अवल प्रोग्राम कलमा खदीम कड़ियो मां को टीवी ना लगवई जो मर्ज मस्कुर की वाटसा से वन बस आगे परेशानी टेंशन माते टीवी खोन न राखोई परुन की मां ऑन थी टीवी sta खबरी में वावरे देते में उदी दले देर फंदे राखी जमाल द तार वक्त काल को ढेरा मेहरबानी जी, तासु द मोहब्बत और द मिनी असल की खबर अदा दा चे दा खो यो वाहिद दा से चैनल दे ग्रुप ऑफ चैनल्स दे दा एवीटी खैबर से कम दे या खैबर 2 दे और खैबर न्यूज़ दे नु दा बेसिकली खो द दे बांधे दगदवाना जबे बल्कि सुमरम जबे जमुन पर मुल्क के इलाकाई दी कना द अगवी मुंग अकासी को नु खैबर से कम दे अगा प्योरली द पुख्तो द पारा दे और दा प्रोग्राम से कम दे कना दा गोरे द दी से कम टाइटल दे अरबाज और मेलमाना इन्हीं मेलमाना जमुंगा अगर पुख्तो की दी नो दा कोई उड़े रखवांदावरा खबर दा चिदी की चिकम दे नो जमुंग द सकाफत हर यो रंगशते और उस्ताद उड़े मन ना चिता सु कॉल को जमुंग दा प्रोग्राम मुख्ख को और मुंग उम्मीद लरू चिता सु बमदा का शानराज है और जमुंग को स्टाफ जाए बकावी देरा मना ना जी, देरा मना जी। शाजिया आप भी पश्तो स्पीकिंग है? नहीं सर, चित्राल अच्छा, आपके एक्सेंट से लगता है। चित्राल के हूँ, चित्राली। कहाँ? चित्राली। अच्छा, चित्राल। जी सर। चित्राल से हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या खूबसूरत वो इलाका है ये। विजिट किया है आपने? अच्छा अच्छा। जी। चित्राल में आप कौन से खास चित्राल से? नहीं सर, अपर चित्राल के। अपर चित्राल। हाँ, मस्तूज के साइड पे आता है, लोन एक विलेज है वो। अच्छा 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 अच्छा। जी। तो आपकी क्वालिफिकेशन सारी? क्वालिफिकेशन एफएससी चित्राल से किया था, ग्रेजुएशन यहाँ से किया है। अच्छा इस्लामाबाद माशाल्लाह। से, जी। वहाँ पर यूनिवर्सिटी है? वहाँ पे अभी है यूनिवर्सिटी। हाँ, अभी है? चित्राल यूनिवर्सिटी। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, अच्छा। पहले नहीं था, सारे बच्चे मतलब अभी इधर ही आते हैं क्योंकि फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए होता है डिफरेंट वाह जी में। वाह। हाँ। तो हमें कुछ चित्राल के बारे में बताएं। चित्राल के बारे में क्या? अच्छा, वो जो कैलाश है वो किधर है? वो एक सर चित्राल का कल्चर जो है ना वो डिफरेंट है। कैलाश जो है ना वो भी मतलब चित्राल में ही आते हैं लेकिन वो एक वैली है अलग सा, उनका कल्चर बहुत डिफरेंट है हमसे। अच्छा। तो हमारा अपना एक रिच कल्चर है, उनका एक अपना कल्चर है, लेकिन वो भी ए पार्ट ऑफ चित्राल हैं। तो उनके शादी ब्याह जो है वो डिफरेंट होते हैं, जो रसूमात जो होते हैं वो सारे डिफरेंट होते हैं, चित्राल के डिफरेंट होते हैं। तो मतलब हैं वो भी पार्ट ऑफ चित्राल लेकिन दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम अस। चित्राल में कौन सी जुबान बोलते हैं? ख्वार। ख्वाई। ख्वार। ख्वाई। ख्वार, जी सर। अगर आपने कहना हो कि आप देख रहे हैं K2 प्रोग्राम और अरबाज और मेलमाना, तो आप कैसे कहेंगे? मिलवाना का मतलब क्या? मेलमाना गेस्ट, मेहमान। ओके। सलामियान जरा थोड़ा लाउड। हाँ सर, में K2 प्रोग्राम विद अरबाज और मतलब गेस्ट विद अरबाज। अच्छा, थोड़ा सा चित्राली भी वो नहीं है मेरा। गेस्ट मेहमान, मेहमान ही है। मेहमान चित्राली में भी मेहमान को मेहमान मेहमान बोलते हैं। मेनू 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 मेनू। और चित्राली फूड क्या है? खास खाना क्या है उनका? मतलब फूड मोस्टली जो हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं वो दूध के ज़्यादा वो यूज़ अच्छा। करते हैं। गलमंदी जो है हमारा ट्रेडिशनल फूड है, अगर आएंगे तो वहाँ पे आपको वही सर्व करेंगे। ट्रेडिशनल फूड आप पूछेंगे तो ऑन द टॉप वही है गलमंदी, जैसे दूध के वो पनीर के साथ और देसी घी के साथ वो बनता है। अरे वाह जी वाह, क्या That's the बात है kind जी, of क्या dish. बात है जी। देख ले जी। देख ले, खूबसूरत रंग जनाब KPK के, और खूबसूरत खूबसूरत लोग, खूबसूरत खूबसूरत उनका कल्चर, तमद्दन, उनकी खुराक हो के हर चीज़ इतनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने इस मुल्क को अता की है, जितना भी हम शुक्रिया अदा करें कम है। एक और कॉलर है हमारे साथ, चलकर उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन और कहाँ से? अब्दुल रज़ाक मानसरा से। जी मानसरा से। कौन साहब? अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक साहब, कैसे हैं? मैं खैरियत तो ठीक ठाक हूँ, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआएं हैं। आप सुनाइए
कैसा आपको हमारा प्रोग्राम लग रहा है? आज का दूसरा दिन आपका प्रोग्राम देखे पता, अच्छा प्रोग्राम है। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है जी, आपको दूसरा दिन देख रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा, तो इतने इतने सैड क्यों हैं? इतने बिल्कुल मायूसी से बात क्यों कर रहे हैं? जरा खिल के बात करें ना। मायूस तो नहीं है यार, बस अच्छा, खुश है? खुश है, आपको देख कर खुशी हो रही है। अरे, खुशी का इजहार आपका नजर नहीं आ रहा ना, वो बात में वो गरज नहीं नजर आ रही, वो चमक, वो स्पार्क नहीं है। अच्छा, हाँ, चले हमें कोई छोटा सा कोई शेर सुना दे, कोई गाना सुना दे जल्दी से, थोड़ा सा। मुझे गाना नहीं आता यार, ये देखो ना, गाना नहीं आता, आप शेर भी लोगों नहीं के आता। सब प्रोग्राम में देखता हूँ, शबीर खान साथी वगैरह, आरिफ काजी के हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का आपके लिए, आपका हमारे लिए ये भी काफी है, बहुत शुक्रिया। ईगुल भाई क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी बात हो रही थी आपके फादर की, माशाल्लाह लिविंग लेजेंड हैं, और उर्दू फिल्में, पश्तो फिल्में दोनों में अपने काम का लोहा और मैं आपको बताऊं, ये क्रेडिट मेरे ख्याल वाहिद वाले साहब के पास ही है मेरे, कि बैक वक्त 3 मुख्तलिफ ज़ुबानों की बनने वाली फिल्मों में उन्होंने काम किया और कामयाब रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहुत बड़ा ये वैसे कैसे अरसा हो गया हमने देखा नहीं उनको, तो हम चाहेंगे कि आप उनको किसी दिन बुलाएं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आप देखिएगा इंशाल्लाह उनको बुलाएंगे किसी दिन और आपसे उनकी रूबरू मुलाकात तो करवाएंगे। नेक्स्ट गाना बल्कि मैं उनको डेडिकेट करूंगा। आई नो वन ऑफ द, अरे उनके तो बेतहाशा खूबसूरत हाँ, गाने वो तो बहुत सारे, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है और आता है इंशाल्लाह तो वो मैं थोड़ा सा आपको सुनाऊंगा नेक्स्ट सॉन्ग जो आपका होगा। जी तो नाज़रीन, ये खूबसूरत प्रोग्राम का सिलसिला अभी जारी और सारी है, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का। हम जा रहे हैं, बट विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर अवे, स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग अरबाज़ आओ मेलमाना। जी तो वेलकम टू अरबाज़ आओ मेलमाना। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल भी हमने अपने प्रोग्राम में पोलियो, कोरोना, कोविड वैक्सीनेशन के हवाले से बात की थी और उसकी अवेयरनेस के बारे में हमने मैसेज दिया था कि काइंडली आप लोग आगे आइए और वैक्सीनेशन करवाइए। उसके बारे में आपके जहन में जो भी खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो बिल्कुल निल हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए ताकि हम लोग जल्द से जल्द अपने कामों पर वापस आ सकें। और मैंने ये भी बोला था कि जैसे हम लोग बचपन में खुद भी और बच्चों को हिफाजती टीके लगवाते थे, तो यूँ समझिए कि ये उन हिफाजती टीकों में एक इंक्रीमेंट है, एक इजाफा है। और उसके साथ साथ जो पोलियो वैक्सीनेशन है, इसके बारे में भी एक अवेयरनेस मैसेज मैं चाहूँगा अपने नाजरीन को दूँ। क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो अभी तक पोलियो फ्री नहीं है? उसकी वजह यह है कि हमें आप लोगों का ताउन हासिल नहीं है। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक हमारे साथ ताउन कीजिए, अपने बच्चों पर रहम कीजिए, उन्हें पोलियो की वैक्सीनेशन लगवाइए। और फिर दोबारा मैं यही कहूँगा कि आपके जहन में उसके बारे में जो भी खदशात हैं, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो बिल्कुल गलत हैं। ये वैक्सीनेशन आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ 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 फॉर गॉड सेक, अगर तो वैक्सीनेशन करवा लिए या पोलियो के कतरे पिलवा दिए हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं पिलवाए तो प्लीज़ गो अहेड। जगह जगह पर हुकूमती टीम्स जो है ना, वो घरों में जाकर आप लोगों के पास, आपके दरवाजे तक खुद चल कर आते हैं, लेकिन आगे से उनको बहुत मायूसी का सामना करना पड़ता है। तो खुदारा ऐसे मत कीजिए, अपने बच्चों को एक सेहतमंद और तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारने दें और पोलियो के जो कतरे हैं ये अपने बच्चों को पिलाएं। थैंक यू। जी तो हसन और सुलेमान, आपका एक पैकेज है हमारे पास। बिल्कुल है, बिल्कुल होना देखें जी, बिल्कुल। चलिए जी नाज़रीन, आपको दिखाते हैं हसन और सुलेमान का एक खूबसूरत सा पैकेज। वाह जी वाह, क्या बात है, जबरदस्त है। कहते हैं ना कि लाइक फादर लाइक सन, है होपफुली इंशाल्लाह। क्या दिया, कैसा लगा, है ना?
आपके उससे थोड़ा सा रिलेटेड है कि नहीं? हाँ, आर्टिस्ट तो मेरे ख्याल में सब के अलग अलग होते हैं, लेकिन रिलेटेड ही होते हैं, दैट्स व्हाई। चलिए अच्छी बात है। शादिया, आपको म्यूजिक से है कोई लगाव? सर मेरे ख्याल में जो भी आर्टिस्ट होते हैं उनको म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद होना चाहिए। मैं जब भी मैं काम कर रही होती हूँ मुझे माइंड रिलैक्स होना चाहिए, तो मैं हमेशा हेडफोन्स लगा, नहीं कुछ खास नहीं, वॉइस अच्छी नहीं मैं है, हमेशा थोड़ा सा कोई दो लाइन नहीं सुना दो। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आती वो, गुनगुनाती नहीं हूँ, लेकिन बस सुनती बहुत हूँ बहुत। अच्छा। हाँ, मुझे बहुत शौक है। अच्छा, आप भी माशाल्लाह पठान है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसी ये पश्तो आती है? बस बोल लेते हैं। तो बोलना ही तो है ना, अमूमन होता ये है कि समझ आती है और बोल नहीं सकते। उसके लिए हम अक्सर कहते हैं कि इनकमिंग है पश्तो की, आउटगोइंग नहीं है। चले आप बता देना कैसी है पश्तो। नहीं नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, पश्तो की क्या बात है जी, मेरी जुबान है। नहीं हमारी पश्तो। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप फ्लुएंट हैं उसमें? हसन गुजारा पेशावर में जाके बातें नहीं, आपस में घर में क्या बोलते हैं? आपस में उर्दू इंग्लिश ही चलता है हमारा ज़्यादा। अच्छा अच्छा, जी, मेरा ख्याल है वैसे आपको बोलना चाहिए, ज़रूर बोलना चाहिए, इसके ज़्यादा क्योंकि देखें ये जो मादरी हमारी जुबान है लैंग्वेज ना, बहुत ज़रूरी इसकी होती अपनी एक वैल्यू है। बिल्कुल सही। बाकी जो जुबानें हैं वो तो इंसान सीख ही लेता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सराउंडिंग में से, लेकिन जो आपकी मादरी जुबान है ना, बिल्कुल वो आप घर से ही सीखते हैं। जी, अभी कोशिश है कि ज़्यादा बोलने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो ना उनमें है वो ज़्यादातर घर में उर्दू ही बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं फर्स्ट टू है, सेकेंडरी, बल्कि मैं आपको बताऊं, जितने भी आप किसी भी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखने वाले अगर आप लोग देख लें, वो बाहर जो भी ज़ुबान बोलते हो, लेकिन अपने घर में वो अपनी ठेठ वही ज़ुबान बोलते हैं जो मादरी ज़ुबान। लेकिन इस्लामाबाद का थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट है, बिकॉज आई नो सो मेनी फैमिलीज नॉर्मली दे इस्लामाबाद भी तो बेसिकली एक ऐसा शहर है वही ना। जिसमें कि लोग यहाँ पे आकर कौमीज़म वो आबाद ज़्यादा हुए हैं। अगर आप देखेंगे जब इवेंट्स होते हैं, ईद का त्यौहार हो या इस तरह का, तो मेरा ख्याल है इस्लामाबाद बिल्कुल खाली हो जाता है, लोग अपने घरों को चले जाते हैं अपने जो। लेकिन जिनका ब्रॉटअप स्पेशली इस्लामाबाद में है ना, तो आई नो सो मेनी पीपल, वो ज़्यादातर न सिर्फ पश्तो, वो ज़्यादातर उर्दू में ही बात करते हैं। चले जी। अच्छा, हसन एंड सलमान, थैंक यू सो मच फॉर Thank you, बीइंग it's अ been a पार्ट ऑफ माय pleasure. शो, रियली एडेड कलर्स टू द नहीं, शो। बहुत मज़ा आया आके, तो थैंक यू सो मच, होप टू सी यू अगेन सम टाइम। इंशाल्लाह डेफिनेटली। नाज़रीन, हम इनसे इजाज़त लेते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम ओवर टू गुल भाई और इनसे कोई गाना सुनेंगे अच्छा सा। कोई आपकी फरमाइश है? नहीं वो चित्राली में बोल देंगे, मैं कैसे गाऊंगा? नहीं, वो जो भी गाने बोलते हैं वो ज़बरदस्त। अच्छा चलें सर, पश्तो की बात हो रही है, पश्तो गाना। हाँ, जी, वो, पश्तो मैं म्यूजिक बहुत पसंद है। आसिफ अंकल को डेडिकेट करूंगा, उनकी मूवी से है एक बहुत खूबसूरत गाना, वो मैं चाहूँगा थोड़ा सा सुना दूँ ताकि ब्रेक पे हम चलें जी। वनद चिनारा टिके पौरबल माली दली दादा पट पट खंदर वनद चिनारा टिके पौरबल माली दली दादा पट पट खंदल माली दली दादा पट पट खंदल वनद चिनारा टिके पौरबल माली दली दादा पट पट खंदल माली दली दादा पट पट खंदल। हाँ दरगो की हयावाज रखे मोहब्बत ए मलगरो दावा हो रद जन्नत दरगो की हयावाज रखे मोहब्बत ए मलगरो दावा हो रद जन्नत पटी पबहा
बात है जी, क्या बात है। वन चिनारो टिकी पवर बल माल दी दले जार जार पट पटे खंदल, क्या बात है जी। फोक सिंगिंग जो है उसका अपना ही मजा है। नो डाउट। और ये जब भी रिपीटेडली इसको गाया जाता है, इसका अपना ही एक रंग होता है और अपना ही एक मजा होता है। नो डाउट। लाइक जिन लोगों को तो पता है इस सॉन्ग का या मूवी का, जब भी गाता हूँ तो बड़े अच्छी अप्रिशिएट। चले नए वालों में तो शायद कुछ थोड़ी बहुत ये वाली पश्तो भी नहीं समझ आती। जी तो नाज़रीन, हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। सो कीप वॉचिंग अरबाज आओ मेलमाना। जी तो एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं अरबाज आओ मेलमाना में। नाज़रीन, ब्रेक के दौरान हमारे एक और मेलमान ने हमें ज्वाइन किया है और ये हैं डॉक्टर हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इस्लामाबाद में। तो मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएं, आइए चलकर आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। डॉक्टर मोहम्मद कदीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कैसे हाल है डॉक्टर जनाब? साहब? बस खैर खैरियत, ठीक ठाक, ठीक है, दुआएं हैं आपकी खैर खैरियत से। पहले सर कोविड हो रहा था, कोरोना और फिर अब ये पोलियो के जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो भी एक एम्बिग्विटीज़ हैं लोगों के ज़हनों में, तो ये कैसे सर दूर होंगे? हालांकि बहुत अरसे से कैंपेन चलती आ रही है। एक्चुअली जो पोलियो कैंपेन्स हैं वो तो एक तसलसल से चली आ रही थी। पाकिस्तान में पोलियो कैंपेन्स स्टार्ट हुई हैं 1994 के बाद, और ग्रेजुअली पोलियो के ऊपर कंट्रोल हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद इज़ पोलियो फ्री सिंस पास्ट 13 ईयर्स। अच्छा। 13 साल से कोई पोलियो केस नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान में पोलियो के ओवरऑल जब फिगर देखें पाकिस्तान की तो 84 केसेस थे 2020 में, और अभी टोटल जून है, आई थिंक जून स्टार्ट हो गया है, और अभी तक एक केस रिपोर्ट हुआ है। क्या तो बात है, ग्रेजुअली जो है ना ओवरकम किए हमने। और कोरोना तो आपको जैसे कि पता है पिछले साल से स्टार्ट हुआ है, इट्स ए वायरल, जबकि पोलियो बड़े अरसे से है और दुनिया में तकरीबन ख़त्म हो चुका, सिर्फ अफ़गानिस्तान, नाइजीरिया और पाकिस्तान में रह गया। ये भी अभी तक ये पोलियो फ्री नहीं हुए? अभी तक पोलियो फ्री नहीं हुए। अच्छा, इसलिए ये पैदाइशी कोई प्रॉब्लम होता है? नहीं, पैदाइशी नहीं, इट्स वायरल बोर्न, और ओरोफिकल रूट होता है इसका, और फीसिस में ये एक्सक्रीट होता है वायरस। और जो हम सैंपल लेते हैं नाला लई के पास से आफ्टर पोलियो कैंपेन्स, आफ्टर 2 to 3 वीक्स हम सैंपल लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अप्रैल का और मई का सैंपल पोलियो का जो है वो नेगेटिव आया है। और उससे सर इसके साथ तो और भी काफ़ी सारी जो हमें हिफाजती टीके अपने बच्चों को लगवाते थे, हाँ। जिसमें वो तपेदिक, खन्नाक और तशन्नुज और जी जो और भी बीमारियां होती थी, उनसे ज़्यादा ये बहुत ख़तरनाक है। ख़तरनाक इस सेंस में कि बाकी जो डिजीज़ हैं उसका तो खैर किसी हद तक इलाज हो जाता है और वो रिकवरेबल होती हैं, लेकिन पोलियो में वंस अगर कोई माजूर हो गया तो वो वापस रिकवर बैक नहीं हो सकता। लिहाजा इसमें बड़ी ही मॉर्बिडिटी होती है। मॉर्बिडिटी मीन्स के इंसान जो है ना फिज़िकली हैंडीकैप हो जाता है, जबकि बाकी जो डिजीज़ हैं जो जिसके के वैक्सीन हम देते हैं EPI प्रोग्राम में एंड 1.5 ईयर्स तक, उसमें किसी में भी मॉर्बिडिटी नहीं होती। सिर्फ पोलियो ही ऐसा मर्ज़ है जिसमें कि बंदा हैंडीकैप हो जाता है। और ये जो बीमारी है पोलियो, ये छोटी उम्र के बच्चों को ही ज़्यादातर जो है लाक होती है। इट्स मोस्टली अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, और ये स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होती है, क्योंकि पोलियो का जो वायरस है वो स्पाइनल कॉर्ड को अटैक करता है, और स्पेशली जो लोअर लिम्स जो हैं यानी कि लेग्स उसमें ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। लेकिन ये रूल नहीं है, आम भी इफ़ेक्ट हो सकती है, लेकिन इट्स वेरी रेयर। तो माजूरी से बचाने के लिए पाकिस्तान को ज़ाहिर पोलियो कैंपेन्स की ज़रूरत है, और अभी चल भी रही हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये ख़त्म हो चुका है पोलियो, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक रेडिकेट नहीं हो सका। अफ़गानिस्तान में हमसे ज़्यादा केसेस हैं पोलियो के। क्या वजह है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान यकीनन एक एकेडमिक लेवल और लोगों की जो अवेयरनेस है वो तकरीबन उतनी ही है, सेम है। तो क्या
मेन इशू क्या आता है पेरेंट्स को, उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके बारे में कि वो क्यों नहीं लगवाना चाहते? इसके बारे में यह है कि पेरेंट्स तो खैर कभी भी नहीं चाहेंगे कि पोलियो के ड्रॉप्स ना पिलाए जाएं, लेकिन जो इसके अच्छे असरात से वाकिफ़ नहीं हैं कि ये वैक्सीन जो है उनके बच्चों के फ्यूचर को सेव कर सकती है, बल्कि करती है। अगर नहीं पिलाएंगे तो कहीं से वायरस आकर अटैक कर सकता है और बच्चा माजूर हो सकता है। लेकिन आम तौर पे पोलियो एरेडिकेट ना होने की जो बड़ी वजह है पाकिस्तान में वो रिफ्यूज़ल्स हैं, जो कि अपने बच्चों को नहीं पिलाते। स्पेशली KPK में और बलूचिस्तान में रिफ्यूज़ल्स की ज़्यादा तादाद है, इस्लामाबाद में कम है। आगे रिफ्यूज़ल्स की भी टाइप्स हैं, मींस के कोई रिलीजियस रिफ्यूज़ल होता है, वो मजहबी तौर पर नहीं समझता कि ये कतरे हलाल हैं या कोई ऐसी चीज़ है, जो कि एक रॉन्ग एजम्पशंस हैं। ये इंसान की सेहत के लिए हैं और इसके बारे में उलमा दीन ने फतवे दिए हैं कि ये पिलाना ज़रूरी है। एक तो हो गया रिलीजियस रिफ्यूज़ल्स का, दूसरा इसके बारे में जो लोगों की एजम्पशंस हैं कि आगे ये फैमिली प्लानिंग के तौर पे इस्तेमाल होते हैं कतरे, और इसके अलावा और बड़ी किस्म की रूमर्स आती हैं जिस वजह से ये पोलियो के ड्रॉप्स हर बच्चे के मुंह तक नहीं पहुंच पाते। टीम्स आम तौर पे हर घर तक तो पहुंचती हैं, लेकिन हर बच्चे तक पहुंचना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए कि जो रिफ्यूज़ल्स होते हैं उसमें कई साइलेंट रिफ्यूज़ल्स होते हैं। साइलेंट वो ये इस तरह से कि वो खुले आम तो इनकार नहीं करते कतरे पिलाने के लिए, लेकिन वो बताते हैं हमारे घर में बच्चे ही नहीं हैं। फिर टीम्स को ज़रा विजिलेंट होना पड़ता है, वो देखती हैं कि यार इनके घर के बाहर जो गैलरी पर छोटे बच्चों के कपड़े लटक रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है या टॉयज़ हैं, तो उससे वो गैस करके उसको अप्रोच करने की कोशिश करती हैं और जाती भी हैं। लेकिन फिर भी जो बच्चे बच जाते हैं उनकी वजह से ये 100% सक्सेसफुल प्रोग्राम नहीं हो पाता। इस वक्त इस्लामाबाद में सिर्फ पोलियो वर्कर्स जो हैं दे आर नियरली 3770। इतना बड़ा ये मिशन होता है जो स्टार्ट होता है, और जिस तरह आपका प्रोग्राम चलता है, प्रोग्राम तो ऑब्वियसली 1 घंटे का होता है, लेकिन उसके पीछे प्रोग्रामिंग 2-3 दिन की होती है या कई वीक्स की होती है। सिमिलरली जो पोलियो कैंपेन होती है उसके पीछे ट्रेनिंग्स होती हैं, एरिया इंचार्जेस की ट्रेनिंग होती हैं, वर्कर्स की ट्रेनिंग्स होती हैं, जोनर्स की ट्रेनिंग्स होती हैं, लॉजिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, माइक्रो प्लेन्स बनाए जाते हैं, एक एक गली एक एक घर माइक्रो प्लेन के अंदर आता है, और नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स होते हैं कि कई घरों में ड्यूअल फैमिलीज़ होती हैं, और अगर ट्रिपल स्टोरी है तो 3-3 फैमिलीज़ होती हैं, तीनों फैमिलीज़ का रिकॉर्ड होता है। अब तो इस्लामाबाद के अंदर SMT टीम्स शुरू हो गई हैं, यानी कि स्पेशल मोबाइल टीम्स, जिसमें हर घर के सारे बच्चे रजिस्टर होते हैं, और आने वाला बच्चा भी इवन कि वो रजिस्टर करके जाते हैं ताकि अगली कैंपेन में वो अगर बच्चा दुनिया में आ चुका है तो उसको भी पोलियो के ड्रॉप दिए जाएं। तो ये बड़ा कॉम्पैक्ट सा प्रोग्राम है। और देखें सर, ये मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा ये जो वर्कर्स हैं, पोलियो वर्कर्स, जी देखा जाए तो एक जिहाद कर रहे हैं सर। बिल्कुल, ये तो आप मतलब अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर, क्योंकि बड़े बड़े सिवियर केसेस हुए हैं, इन पर कातिलाना हमले हुए हैं और बड़े सिवियर किस्म के जो है ना, दे आर द रियल वॉरियर्स। ये वाकई जंग लड़ रहे हैं पोलियो के ख़िलाफ़, और कोई भी पाकिस्तान में देख लें या कहीं देख लें, कोई इंस्टीट्यूट, कोई इदारा डोर स्टेप सर्विसेज नहीं देता। ये घर घर जाके कतरे पिलाते हैं, और कई सोसाइटीज़ में, पोश एरियाज़ में इनके ऊपर कभी कोई कुत्ते छोड़े जाते हैं, कभी इनको स्टिक के ज़रिए बाहर कर दिया जाता है, और बड़ा बुरा सलूक किया जाता है पोलियो वर्कर्स के साथ। तो हमें एज ए होल नेशन थोड़ा सा इसको सोचना चाहिए, और क्योंकि ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल, बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं, तो जितना हो सके इनको फैसिलिटेट करना चाहिए और वेलकम करना चाहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ और उनसे बात करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अरबाज भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपना नाम बताइएगा। जी शादाब पेशावर से। आप कैसे अरबाज भाई? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया। और कैटल के प्रोग्राम चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे। मैं अल्लाह की कसम आपको कहूँ तो मैं आपकी वजह से प्रोग्राम देखता हूँ, और आज डॉक्टर साहब आए तो इनको समझ कहते हैं। आप अगर कसम ना भी खाते ना तो मुझे यकीन आ जाना था।
कसम क्यों खाई आपने? अब आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे पता है। क्या रहे जीना साहब? नहीं, कसम सच्चा बंदा नहीं खाता, झूठा बंदा खाता है कसम। हेलो ठीक है। और जो डॉक्टर साहब आज आए उन्हें आपने उसको पोलियो का टीम का हिस्सा बनाया है, तो आवाम को चाहिए कि डॉक्टर ने जो बातें की उस पर अमल करे और जरूर टिक्के लगाए बच्चों को, अपने बच्चों को। चले जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। और इसी तरह कॉल करते रहा करिए और कसम नहीं खानी है आपने आइंदा, ठीक है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब जी, क्या ख्याल है? हाँ, कसम क्यों खाता है इंसान? कसम आमतौर पे दो अल्लाह की कसम, बिला वजह अल्लाह की कसम। हाँ, कितना ये एक मतलब हैबिट जो है ना इतनी अच्छी नहीं है, इसको अवॉइड करना चाहिए एट मैक्सिमम। अक्सर लोग बच्चों की कसमें खाते हैं और मैंने देखा है वो फिर उनके आगे आता है। कई लोगों का तकिया कलाम कई बन लोग, जाता हाँ है खुदा ना खासा मेरे बच्चे को ऐसा हो जाए, अगर मैं ऐसा करूँ ऐसा हो जाए, और वैसा हो जाता है, हो भी जाता है। बिल्कुल, हद इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि कसम से अवॉइड करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। नहीं, जब बात ये है कि जब आप सच बोल रहे हैं, देखें ना, आपकी सच्चा बात... बंदा अपनी सच्ची बात कह देता है, उससे अपनी सच्चाई पे फेथ होता है। अगला बंदा चाहे जितना यकीन करे या ना करे, लेकिन वो कॉन्फिडेंट होता है कि मैं सच्चा हूँ और मैंने सच्ची बात कह दी। बिल्कुल सही। इसमें कसम की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और साहब, मौसीकी से कोई लगाव है? जी, मौसीकी से बिल्कुल लगाव है। हर अच्छा इंसान जो कि बिल्कुल ज़िंदगी के रंग देखते हैं तो उसको मौसीकी भी पसंद है। क्योंकि आपका जो डिपार्टमेंट है वो बड़ा ज़रा थोड़ा सा रिजिड सा है। हाँ, और हर वक्त आप लोगों को जो है ना प्रॉब्लम्स को ही फेस करना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि तो डेफिनेटली एक कम टाइम मिलता है, लेकिन ये कि कभी कभार टाइम मिले तो डेफिनेटली अच्छा करते हैं। कौन है फेवरेट सिंगर आपके? मेरे किसको ज़्यादा सुनते हैं? मैं शुरू से 90s की बात है, जुनैद जमशेद। अरे, इज़ माय फेवरेट सिंगर। उसके बाद अली हैदर को आप कह सकते हैं। अच्छा, ये दोनों मेरे मतलब आपकी नए लॉट में ज़्यादा जो है ना वो फेवरेट है? हाँ बिल्कुल। और अगर उससे पहले जाएं, जैसे मेहदी हसन साहब और नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मैडम नूर जहाँ। जी, मैडम की भी बड़ी अच्छी मौसीकी थी और बड़ा अच्छा हम लोग बचपन में सुनते थे। प्राइमरी स्कूल में हुआ करते थे तो रेडियो बड़े साइज़ के हुआ करते थे, उसमें मैडम के गाने आया करते थे। तो स्कूल से आके जब लंच वगैरह कर रहे होते थे तो रेडियो प्ले हो रहा होता है। रेडियो पे वो जो फरमाइशी प्रोग्राम लगते थे, जी बिल्कुल, उसके लिए बैठ जाना और इंतजार करना, सुनते रहना। बिल्कुल। अब तो आपके पास आईपॉड है, आपके पास यूट्यूब है, कोई से भी गाना आप सुनना चाहे बिल्कुल, वो अपना नो टाइम आप सुन सकते हैं। बिल्कुल, वो एक तशनगी, वो एक तगो-दो, वो एक कोशिश करना, वो ख़त्म हो गया है। हाँ बिल्कुल, लाइफ बेसिकली बड़ी काफ़ी इजी हो गई है और ऐसी फैसिलिटीज़ जो आजकल हमें अवेलेबल हैं, पहले ज़माने के शहंशाहों को भी अवेलेबल नहीं होती थी। उन्हें अगर कुछ डिस्टेंस भी तय करना होता था तो घोड़ों पर दिन और महीने और साल वो दौर बहुत अच्छा था। बिल्कुल, वो दौर बहुत अच्छा था। अब तो घरों में, एक घर में रहते हुए घर के अफराद, भाई बहन, माँ बाप, अपने अपने कमरों में बैठकर तो एक दूसरे को SMS कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि मुलाजमों को SMS कर रहे होते हैं, भाई ये खाना ला दो, पानी ला दो। जब से इंटरनेट स्टार्ट हुआ है तब तो बहुत ही ज़्यादा। इंटरनेट इज़ जस्ट लाइक ए सी, इसमें जितनी लाइव्स हो ना वो इसमें डूब जाएंगी, लेकिन वो टाइम जो है ना ये इंसान को कैप्चर नहीं होता। इसे हम स्मार्टफोन कहते हैं। ये कहाँ से स्मार्ट है सर? अखबार ये खा गया, टेलीफोन ये खा गया, टेप रिकॉर्डर ये खा गया, बैटरी ये खा गया, लाइब्रेरी ये खा गया, कैमरा ये खा गया, और स्टिल ये स्मार्टफोन है सर। और कैलकुलेटर और हर चीज़ इसके अंदर है। बिल्कुल। एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात की कि यार मैं लाइब्रेरी जाना बहुत मिस करता हूँ। वो लाइब्रेरी में जाना, वो किताबों की, वो कागज़ की एक स्मेल। इवन के आजकल तो लोग कुरान की तिलावत भी जो है ना वो भी फ़ोन के ऊपर। तो वो जो एक किताब निकालनी, आपने अपनी मर्ज़ी की ढूंढनी, फिर उसको फिर आपने इस तरह करके वो जो एक वर्क पलटना, और वो एक पेज की जो एक आपके एक टेस्ट आता था सर। और इसमें रोज पेटल्स पड़े हुआ करते थे कई बुक्स में। इवन लोगों को नॉवेल्स का, सीरीज का इंतजार होता था कि अब के बिछड़े जो शायद हम कभी किताबों में मिले, जिस तरह के सूखे हुए फूल किताबों में मिले। तो किताबें ही नहीं रही, वो फूलों की, वो सूखे फूलों की खुशबू। बिल्कुल, वो सब चीज़ें टोटली बड़ी डिफरेंट थी और बड़ी चार्मिंग थी, जो कि आजकल हमें अवेलेबल नहीं है। एक तो लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि उस पैटर्न के ऊपर चल नहीं पा रही। दूसरा ये कि जो भी इंसान की ज़िंदगी में रेवोल्यूशंस आते हैं उसके मुताबिक चलना पड़ता है।
अब जो बंदा स्मार्टफोन ना रखे या इवन कि मोबाइल भी ना रखे तो लोग बड़ा उससे डिस्कम्फर्ट होते हैं कि यार कम से कम मोबाइल तो रखो, आपसे कांटेक्ट तो किया जा सके। तो वक्त के साथ चलना पड़ता है। जी तो नाज़रीन, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और अभी इनसे गुफ्तगू का ये सिलसिला जो जारी है। तो यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। कीप वॉचिंग अरबाज़ आओ मिलमाना। जी तो वेलकम बैक टू अरबाज़ आओ मिलमाना। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुल भाई भी मौजूद हैं। और अभी बात हो रही थी कि हम लोग जो हैं जितनी जितनी दुनिया एक्सेल करती जा रही है, आगे आती जा रही है, उतना उतना हम रियलिटी से पीछे होते जा रहे हैं। क्या एक खूबसूरत दौर होता था जब शाम में घर के दस्तरखान पे या डाइनिंग टेबल पे सब बैठते थे और आपस की बातें होती थी, मोहब्बत की, कुछ प्रॉब्लम्स जो भी आपके होते थे हम सॉल्व करते थे आपस में बैठकर और चिट चैट होती थी। अब वो चीज़ हर चीज़ ख़त्म हो गई है। इवन हम खाना खा रहे होते हैं, सेल फोन हमारे हाथों में होते हैं और बच्चों के भी हाथों में होते हैं और हम शर्मिंदगी से उनको मना नहीं कर रहे होते क्योंकि हमारे अपने हाथों में फ़ोन होते हैं, हम खा भी रहे होते हैं, यूज़ भी कर रहे होते हैं। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन होगी, लाइक हर बंदा अपने आप मतलब एक जगह रह के भी हम लोग अकेले हैं, अपनी साथ में सब लोग अकेले हो गए, साथ बैठे होंगे लेकिन वो अपने आईपैड में मसरूफ़ होंगे और हम अपने सेल फोन में मसरूफ़ होंगे। नहीं ठीक है, वो फैसिलिटी है, आप उसको यूटिलाइज करें जिस हद तक उसकी ज़रूरत हो, लेकिन इतना भी अपने ऊपर आप हैवी कर लेते हैं। और बच्चों को स्पेशली, और स्पेशली ये कोविड में क्या हुआ जब बच्चे क्योंकि स्कूल नहीं जाते थे, घर पर रहते थे, तो माँ बाप भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि अब क्या करें। तो कहाँ वो मना करते थे मोबाइल फ़ोन से बच्चों को, अब उनसे जान छुड़ाने के लिए मोबाइल फ़ोन खुद पकड़ा देते थे, खुद उनको ये लो खेलो। और आप यकीन करें कि वो बच्चे 24 घंटे लेटे हुए बैठे हुए इस तरह पकड़ के जब वो देखते हैं, इतना कोई ये नुकसानदेह है उनकी आई साइट के लिए, उनकी ब्रेन के जो डेवलपमेंट है। मतलब है कि हर चीज़ जो है ना इसने बिल्कुल ही स्टक कर दिया। असल में ये स्टार्ट हुआ था ऑनलाइन क्लासेस से। ऑनलाइन क्लासेस ऑफ हो जाती थी, बच्चे के हाथ में मोबाइल होता था, उसके बाद जो उसने गेम्स खेलने, इंटरनेट पे जाके चैटिंग करनी है और अपनी मन पसंदीदा चीज़ें देखनी हैं, तो फिर उनमें ऐसी एफिलिएशन डेवलप हो गई स्मार्टफोन्स के साथ कि वो बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गई है। कई पेरेंट्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने बच्चों से फिर आईपैड लेके तोड़े लिए बाकायदा। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब पहले वालिदैन ने पकड़ाए हैं खुद, उसके बाद फिर छीनना मुश्किल हो गया। जब छीनना मुश्किल हो गया तो दोबारा उनको उसी चीज़ पे लगा दिया ताकि थोड़ा सा टाइम पास हो सके। बहरहाल डरा दिया हुआ है, हम लोग रियलिटी से बहुत दूर ले गए हैं। लाइक हम उनको टाइम नहीं देते, बाहर नहीं लेके जाते और बस गली में नहीं जाना, ग्राउंड में नहीं जाना, ये नहीं करना, तो वो उनकी बिल्कुल जो एक्टिविटीज़ हैं बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। सोशल एक्टिविटीज़ ख़त्म कर दी है ना हमने उन लोगों की। कुछ तो कोविड की वजह से हुआ कि ठीक है बाहर ना जाए, लेकिन वो सब उसको जो है ना वो बिल्कुल ही वो लोग जो है ना बच्चे जो है ना अब दोबारा मोमेंटम में आने के लिए उनको काफ़ी टाइम चाहिए। बिल्कुल। अब स्कूल्स क्योंकि खुल गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता और भी खुल रहे हैं, लेकिन अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमेशा आज तक हमेशा यही देखा है कि जून के महीने में समर वेकेशन हुआ करती थी। ये पहला समर है कि जिसमें स्कूल खुल रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही दुनिया चेंज हो गई है। सर वो तो खैर मजबूरी थी क्योंकि साल 1.5 साल जो है वो स्कूल बंद रहे और फिर वो जहाँ इतना अरसा बंद रहे, मैं भी कि जून का महीना गुजर जाता, कुछ बारिशें शुरू हो जाती तो भी एग्जाम कंडक्ट किए जा सकते थे। गर्मी है क्योंकि आजकल तो हर एक के पास गाड़ी नहीं है, हर एक के पास एसी वाली गाड़ी नहीं है या बिल्कुल बाइक नहीं है, और इसमें मासूम बच्चों को हीट स्ट्रोक के बड़े चांसेस होते हैं, इसलिए जून के महीने में एटलीस्ट अवॉइड करना चाहिए था। लेकिन चलें, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, खैर उन्होंने कुछ सोच समझ के फैसला किया होगा। चलें जी, अल्लाह खैर करे। बच्चे हैं, जाहिर है अब प्रॉब्लम तो है, लेकिन पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है कि इतनी गर्मी में वो बच्चों का जाना और बच्चों का जी ट्रांसपोर्टेशन। अल्लाह करे कि ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में, ये जल्द से जल्द ख़त्म हो और दोबारा से जो है ना जो ज़िंदगी है वो दोबारा एक रूटीन में। बिल्कुल। सेकंड वेव चली थी कोविड की,
तो उसमें ये था कि वैक्सीनेशन नई नई आई थी, कुछ लोगों को रिजर्वेशन भी थी, एनीवे वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दी और इतना ज़्यादा वैक्सीनेशन कोविड की स्टार्ट हो गई कि लोगों का रश शुरू हो गया। DHO ऑफिस ने 16 कोविड सेंटर्स ओपन किए, उसमें भी रश हुआ करता था। CDA में हमारे डायरेक्टरेट ने, हमारे पास 2 कोविड के सेंटर्स हैं, एक कैपिटल हॉस्पिटल CDA और दूसरा G9 मेडिकल सेंटर। G9 सेक्टर के अंदर जो कोविड का हमने सेंटर इस्टेब्लिश किया है, इट्स द बेस्ट वन, और ये हमारी लीडरशिप की वजह से हमें इतनी अच्छी लीडरशिप मिली और इतना उसको एक मॉडल सेंटर बनाया है। और 2 जून के डॉन न्यूज़ के अंदर उसकी बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन आई है और रेटिंग में 80% उसको रेटिंग मिली है और द बेस्ट सेंटर इन द इस्लामाबाद कोविड का रिकॉग्नाइज़ किया गया। उसके बाद उसको रेनोवेट किया और इस संडे को यानी 6 जून को इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब ने उसकी ओपनिंग भी की। और सर आपने बिल्कुल अच्छी बात की है। देखिए अब हुकूमत को जो है ना इस वक्त और भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, फिर कोविड की वजह से वैसे ही जो रिसेशन आया और जो इकॉनमी जो स्लम्प हुई उसकी वजह से, लेकिन ये कि फिर भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि बड़े अच्छे उनके फैसले थे और बड़े अच्छे उन्होंने इक़दाम उठाए और ऐसी सूरत हाल में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम उस तरह डिज़ास्टर में नहीं रहे जिस तरह के दूसरे भी मुल्कों में रहे। बाकी कंट्रीज़ में तो इकोनॉमिकल क्रंच इतना ज़्यादा आया कि वो बिल्कुल काफ़ी लोग जॉबलेस हो गए और उनकी इकॉनमी काफ़ी हद तक कोलैप्स हो चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान में इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ। पाकिस्तान अल्लाह ताला की बरकत से उस फेज़ में नहीं गया जिस फेज़ में UK और अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ गए। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने मज़ा फरमाया। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप आए हमारे इस प्रोग्राम में, रौनक बख्शी और बड़ी अच्छी बातें की आपने। नाज़रीन, अब इट्स टाइम टू साइन ऑफ और आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है और इंशाल्लाह अगले हफ्ते पीर वाले दिन रात को 9 बजे दोबारा आपसे मुलाकात होगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा क्योंकि गर्मी भी हो गई है, तो प्लीज़ ज़रा आखिर में एक मैसेज देना चाहूँगा। जी प्लीज़ डॉक्टर साहब। इन द लास्ट ये मैसेज में देना चाहूँगा अपनी तमाम नेशन को कि जो बेचारे पोलियो वर्कर इतनी गर्मी के अंदर हाथ में वैक्सीन का कैरियर उठाए और डोर टू डोर जाके आपके बच्चों के फ्यूचर को सेव करने के लिए वैक्सीन पिलाते हैं, उनको प्लीज़ रिफ्यूज़ ना करें, उनको अपना काम करने दें ताकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। और ये ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो बेचारे ना गर्मी देखते हैं ना बारिश देखते हैं और इस मिशन में लगे हुए हैं ताकि हमारा कंट्री भी पोलियो फ्री हो जाए। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों ने मैसेज सुना, इट्स बेसिकली फॉर यू पीपल, फॉर द सेफ्टी ऑफ यू पीपल एंड योर चिल्ड्रन टू हैव अ हेल्दी लाइफ अहेड। सो प्लीज़ गेट योर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड अबाउट द वैक्सीन जो कोरोना की है एंड देन द पोलियो ड्रॉप्स प्लीज़। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत नंबर कल बार जी बहुत खूबसूरत गाना। आई एम बिग फैन ऑफ मैडम नूरजहां, सो लास्ट सॉन्ग हम उनका एक परफॉर्म करते हैं। तुझे मेरे हमेशा कोल रवे ते मैं दुनिया नू कहदा परे परे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। तुझे मेरे हमेशा कोल रवे ते मैं दुनिया नू कहदा परे परे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। हमेशा कोल रवे प्यार मेरी जिंदगी और मेरे कोल की, दस मैनू मैं की करा, कोल तेरे आ गई लगिया नहीं भागे, मर जागे तेरे बिना। तुझे मेरे हमेशा
तो कौन डरे।